नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। आज जीव विज्ञान हमारा तीसरा क्लास है। जीव विज्ञान का आज का हमारा तीसरा क्लास है। जीव विज्ञान में हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग पिछले दो क्लासों से यानी पिछले 2 दिनों से हम लोग कोशिका पढ़ रहे हैं और आज ये तीसरा दिन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज भी हम लोग कोशिका के बारे में ही बात करेंगे। तो आज हमारा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। और अगर आपने हमारा पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर उसे एक बार देख लीजिए, ताकि आपका जो चीज़ छूट गया है वो भी आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है, ऐसा लगता है कि आपको इस समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गुणसूत्र है यह किसका बना होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो गुणसूत्र है यह किसका बना होता है, तो आपको बता दें कि यह जो गुणसूत्र है यानी क्रोमोसोम है, यह डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर कोशिका की बात करें दोस्तों, कोशिका की बात करें तो ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर की अगर आवरण की बात करें, बाहर में तो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कोशिका के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है और वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड होता है और बीच में बैठा होता है सबको नियंत्रण करने वाला नियंत्रण, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, यानी जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रक। तो इस केंद्रक में ये धागेनुमा संरचना ऐसे होती है। धागेनुमा संरचना पतली पतली सी होती है और इसी धागेनुमा संरचना को ही हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? जो बीच में ये पतली पतली धागेनुमा संरचना होती है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बीच में पतली पतली धागेनुमा संरचना होती है, उसे ही हम लोग कहा करते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इतनी बात आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम इस केंद्रक को बाहर निकालेंगे और इसे जूम करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। हालांकि ये बहुत छोटी होती हैं, इन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिखती है। देखिए, अगर हम लोग केंद्रक को बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों, केंद्रक को अगर हम बाहर निकालेंगे तो केंद्रक को जब ही बाहर निकालेंगे तो जो पतला पतला धागेनुमा संरचना था वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसी को हम लोग जो एक्स आकार की आकृति दिख रही है, इसी को ही हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। एक्स आकार की जो आकृति दिख रही होती है, इसी को हम लोग गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब बात यह आती है कि ये कितने होते हैं, ये होते कितने हैं, तो यह आपको बता दें, यह होते हैं 46। कितने होते हैं दोस्तों? 46। अगर हम जोड़ा की बात करें तो जोड़ा में ये जब भी होते हैं दोस्तों, जोड़े में होते हैं, यानी जोड़ा में होते हैं। 46 तो संख्या हो गया, लेकिन अगर जोड़ा की बात करेंगे तो यह होते हैं 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। क्लियर है? 23 जोड़ा, वैसे संख्या में 46, जोड़ा में 23। ठीक है, अगर हम लोग एक क्रोमोसोम यानी एक गुणसूत्र को बाहर निकालेंगे, अगर एक हम लोग गुणसूत्र को बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों, तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है, यक्ष के जैसा बनता है आकृति। ध्यान से समझेंगे।
इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ये जो है यह है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है, ठीक है। ये गुणसूत्र हो गया। जब इस गुणसूत्र को हम लोग थोड़ा सा खींच देंगे, अगर देखिए, अगर हम लोग इसे खींचेंगे, थोड़ा इस प्रकार से खींचेंगे तो कुछ आकृति ऐसी होगी, कुछ आकृति ऐसी दिखेगी। इसके बाद अगर हम लोग और खींच देंगे दोस्तों, अगर हम लोग इसे और खींच देंगे तब इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से दिखती है, ऐसे ऐसे दिखती है, ठीक है। ये थोड़ा ये क्या था, ये है गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है। गुणसूत्र को जब हम लोग खींचे हैं स्प्रिंग के जैसा, तो हल्का सा जब खींचें, देखिए स्प्रिंग जब आप लोग हल्का सा खींचते हैं तो उसका जो फेरा होता है काफ़ी सटा सटा होता है, लेकिन और जब खींच देते हैं तो वही फेरा काफ़ी दूर दूर जाता है। तो और जब ये फेरा खींच दिए हम लोग तो ये काफ़ी दूर दूर हो गए हैं। तो जो ये नज़दीक नज़दीक था यहाँ पर ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं दोस्तों? डीएनए। डीएनए। जब डीएनए को और खींचे हम लोग, डीएनए को जब और इधर खींचे हैं और इधर खींचे हैं तो कुछ आकृति इस प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से बन जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्म। टर्म मतलब कितने टर्म हैं? तो देखिए यहाँ पर एक टर्म यह हो गया, एक टर्म यह हो, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। ऐसे टर्म बनते चले जाते हैं, ऐसे ही टर्म बनते चले जाते हैं। और हर एक टर्म में अच्छा, इसे हम इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इसका भी नाम होता है, इसका भी नाम होता है, इसे हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। ये गुणसूत्र था, जब हम लोग गुणसूत्र को खींचे हैं इस प्रकार से खींचे हैं तो कुछ आकृति ऐसी बन जाती है, ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है, ठीक है, ऐसे बन जाती है, ठीक। तो ये जब गुणसूत्र को जब हम लोग खींचे हल्का सा ऐसे, तो नज़दीक नज़दीक जब था तो इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। और जब और इसे खींच देते हैं, तान देते हैं, तब एक बन जाता है जीन। क्या बन जाता है? जीन। और हर एक टर्म में ये टर्म बन जाते हैं दोस्तों, ये टर्म है, इसी को हम लोग जीन कहते हैं। हर एक टर्म में 10-10 फेरे होते हैं। कितना फेरा भैया? 10-10 फेरा। कितना फेरा? 10-10 फेरा। 10-10 फेरा मतलब समझ रहे हैं? 10-10 फेरे, ऐसे ऐसे 10-10 फेरे होते हैं। 10-10 सॉरी फेरा नहीं, 10-10 लाइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, ऐसे 10 चिन्ह। हर एक टर्म में क्या चिन्ह? 10 चिन्ह। इस टर्म में 10 चिन्ह, इस टर्म में भी 10 चिन्ह। 10 चिन्ह ऐसे होते हैं, 10-10 चिन्ह ऐसे होते हैं। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब आप लोगों को बता दें कि ये जो चिन्ह 10 ठी होता है, यही चिन्ह के हम लोग कहते हैं, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को ही हम लोग कहा करते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उस चिन्ह को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसी 10 चिन्ह को हर एक चिन्ह एक टर्म में, यानी यहाँ से समझेंगे, हर एक टर्म में, एक टर्म क्या बना? जीन बना। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे? इस टर्म को हम लोग, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, इस टर्म को क्या कहेंगे दोस्तों? जीन कहेंगे। हर इस टर्म में कितने खड़ी खड़ी लाइन खींच दिए हम? 10 ठी। के ठो? 10 ठी। यही 10 चिन्ह को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर घुसकर देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके अंदर घुसकर देखेंगे तो इसमें भी 4 चीज़ें दिखती हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। जैसे अगर हम एक फिगर अलग बनाएं, यहाँ पर देखिए, अगर हम एक फिगर अलग बना लें, अगर हम यहाँ पर फिगर बनाएं दोस्तों, अगर ध्यान से समझेंगे आप लोग, देखिए यह एक टर्म है, यह एक टर्म हो गया,
एक यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक टर्म हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हो गया और इस टर्म में कितने लाइन खड़ी होती हैं, 10। कितना, 10। उस 10 लाइन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसी लाइन को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड, एकक न्यूक्लियोटाइड 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितना चीज़ से भैया, 4 चीज़ से। कौन कौन, ATGC, ATGC। जैसे यहाँ पर समझेंगे ATGC, हाँ, हर एक न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, ATGC, ATGC, ATGC। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ए का मतलब एडिनिन, ए का मतलब एडिनिन, ए का मतलब एडिनिन, टी का मतलब थायमीन, टी का मतलब थायमीन, जी का मतलब ग्वानिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, सी का मतलब साइटोसिन। एडिनिन, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। यानी हर एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन चीज़ें होती हैं, ATGC, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो AT होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी 2 चिन्ह, डबल बॉन्ड इसे कहते हैं, डबल बॉन्ड हो गया। और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे। एडेनिन और थायमीन में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करूँगा कि इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं। एक बार आप लोग इसे भी ध्यान से समझेंगे। देखिए, एडिनिन, 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 थायमीन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडिनिन, थायमीन में कितने बांड, डबल बांड। ग्वानिन और साइटोसिन में कितने बांड, ट्रिपल बांड। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। आते हैं हम लोग अब क्रोमोसोम पर, यानी जीन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें 10 चिन्ह होते हैं। हर एक चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, हर एक चिन्ह को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर एक न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज़ें, ATGC, 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 एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। अब एक ही चिन्ह में 4 चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं, ये अलग अलग नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ से एक बनाएं, यह एडिनिन हो गया, यह हो गया थायमीन, ग्वानिन, इसके बाद साइटोसिन, ठीक है। ऐसे होते हैं, चारों एक ही होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होती है, कितना इसका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यह 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी, 34 एंगस्ट्राम होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्राम होती है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इतनी बात समझ गए हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इतनी बातें समझ गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब यहीं से,
ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे, जो क्रोमोसोम होता है, यानी क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था? स्ट्रासबर्गर। क्या नाम था दोस्तों? स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? खोज तो किया स्ट्रासबर्गर, लेकिन गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था कौन? कौन किया था दोस्तों? वाल्डेयर। कौन? वाल्डेयर। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वाल्डेयर, खोज करने वाले का नाम था स्ट्रासबर्गर। जीन का खोज किसने किया दोस्तों? जीन का खोज किसने किया? तो जीन का खोज किया जोहानसन। देखिए जीन, एक तो कोशिका के अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन। तब सोचिए कि एक तो कोशिका ही छोटी होती है तो जीन कितना छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होता है। तो जीन को हम लोग क्या करते? जोहना पड़ता है। क्या करते हैं? जोहते हैं, यानी एक एक करके छोटी छोटी होती हैं जीन, इनको जोहना पड़ता है। तो इसे याद रखेंगे कि जीन का खोज जोहानसन ने किया था। क्लियर है? आते हैं, गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई क्या होती है? गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई क्या होती है? गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई जीन होती है। जैसे शरीर के क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। उसी पर कहने का मतलब यह है, शरीर किससे बना होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका से ऊतक ऐसे बनते हैं। उसी प्रकार जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, वह जीन से बना होता है। एक बार यहाँ पर समझेंगे, जैसे हमने कहा कि यह, एक बार यहाँ पर समझेंगे, जैसे हमने कहा दोस्तों कि ये तो है क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम को जब हम खींचे हैं तो बन गया डीएनए को और जब खींच दिए तब क्या बन जाता है? जीन बन जाता है। अगर हम इस जीन को बिटोर दें, जीन को हम लोग इधर लेकर जाते हैं तो क्या बनेगा? फिर डीएनए, और डीएनए को और बिटोर देंगे तब क्या बन जाएगा? फिर से बन जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जीन होती है। गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? जीन। लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन होता है? गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई तो जीन होती है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक भी क्या होता है? जीन ही होता है। आनुवांशिक सूचना, जैसे दोस्तों आनुवांशिक सूचना का मतलब यह हुआ कि एक जब प्रजनन होता है तो जो उनकी कुछ लक्षण ऐसे होती हैं जो उनके बच्चे में मिलती है। तो वह कब मिलता है? जब वह लक्षण जीन में गया हो। जीन में जब चल जाता है लक्षण, तो वह अगली पीढ़ी में वह लक्षण जाती है। तो जीन को ही कहते हैं आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक। क्लियर है? अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ा विद्वान हैं, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के ज्ञानी हैं, लेकिन आपका लड़का भी मैथमेटिक्स का ज्ञानी नहीं बनेगा। क्यों? कारण है इसका यह कि आप मैथमेटिक्स जान रहे हैं, वह आपके जीन में नहीं है, वह आपके दिमाग में है। अगर वही गुण आपके जीन में चला जाएगा तो स्वाभाविक बात है आपके बच्चे को भी मैथमेटिक्स बढ़िया से आएगा, वह भी विद्वान ही होगा। लेकिन वह आपके जीन में नहीं है, वह आपके दिमाग में है। ठीक है? अगर कोई भी चीज़ जीन में चली जाती है, तो वह आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती चली जाती है। उसी को ही हम लोग आनुवांशिक कहते हैं। हालांकि हम लोग आनुवांशिक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर फिर से हम लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल इतना समझेंगे। ठीक है दोस्तों? तो गुणसूत्र का क्रियात्मक इकाई जीन होती है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक भी जीन होता है। क्रोमोसोम का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था वाल्डेयर। आप लोग बताएंगे क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया है? चलिए, जीन का खोज कौन किया था? जोहानसन। जीन का खोज कौन किया था दोस्तों? जोहानसन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग कुछ बातें और कर रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, न्यूक्लिक एसिड होते कितने हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए
कि आप लोगों से ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में डीएनए न देकर दे दिया जाए अम्ल, क्षार, लवण, तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तब आप लोग अम्ल को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एसिड है, डीएनए जो है, डीएनए वह डाई न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड माने अम्ल होता है, ठीक है। तो यह भी एक अम्ल ही तो है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? दो। कौन कौन? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए, क्लियर है। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? दो। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग डीएनए की बात करें अगर दोस्तों, डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डाई न्यूक्लिक एसिड यह आनुवांशिक पदार्थ है। यह क्या है दोस्तों? आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, उसमें डीएनए नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग टिक करेंगे। हो सकता है वहाँ पर दिया जाएगा इस प्रकार से ऑप्शन अम्ल, क्षार, लवण, तो वहाँ पर आप लोग अम्ल को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या होता है? अम्ल ही होता, अम्ल होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में और पढ़ते हैं डीएनए के बारे में और हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं करते हैं। चलिए जैसे डीएनए की बात करें अगर दोस्तों हम लोग, तो डीएनए तो हो गया आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक। लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन होता है? जीन। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक जीन होता है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है, ठीक। डीएनए का खोज कौन किया था? डीएनए का खोज कौन किया था? डीएनए का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर ये वैज्ञानिक हैं। यही जो है फ्रेडरिक मिस्चर ही डीएनए का खोज किए थे, ठीक। फ्रेडरिक मिस्चर ही डीएनए का खोज किया था। और अधिकांश मात्रा में अगर हम डीएनए की बात करें दोस्तों, तो डीएनए अधिकांश मात्रा में, डीएनए जो है अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर होते हैं? केंद्रक में। कहाँ होते हैं? केंद्रक में, केंद्रक में। लेकिन कुछ मात्रा की बात करें, कुछ मात्रा का, तब यह दो जगह होते हैं। कहाँ कहाँ? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है हरित लवक में। कहाँ पर? हरित लवक में। हरित लवक में देखिए अधिक मात्रा में केंद्रक में होता है डीएनए, कुछ मात्रा में कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और हरित लवक में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डीएनए कैसा होता है? डीएनए जो होता है दोस्तों, यह डीएनए जो होता है, यह डीएनए द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित मतलब ऐसे होता है डीएनए, ऐसे होता है, ये द्विकुंडलित हो गया। डीएनए जब भी आप देखेंगे तो ऐसे होता है, इसे हम लोग कहते हैं द्विकुंडलित कहते हैं, ठीक है। डीएनए का पहला अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? डीएनए का पहला अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था? पहला अवलोकन किसने किया था? पहला अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था? डीएनए का पहला अवलोकन किया था कार्लसबर्ग। डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए कैसी होती है? डबल हेलिक्स मॉडल, जिसे द्विकुंडलित कहते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल बोले तो द्विकुंडलित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? अगर दोस्तों हम लोग मॉडल की बात करें,
मॉडल किसने दिया था डीएनए का, तब कहते हैं हम लोग वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए हमें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम लोग आगे बढ़े डीएनए के बारे में, अब हम लोग और इसमें गहराई से पढ़ रहे होते हैं। डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो चलिए, अगर हम लोग डीएनए की और बात करें तो जो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए, ये जो डीएनए है, डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है डीएनए। अब बात यहाँ पर आती है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो एक बार आप लोग यहाँ पर समझेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट। फास्फेट मतलब फास्फोरस। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो डीएनए में तत्व पाया जाता है फास्फोरस। कौन सा तत्व? फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? फास्फोरस। डीएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट। फास्फेट यानी फास्फेट जो है इसमें फास्फोरस तत्व पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस तत्व। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं दोस्तों। कितने? दो। कौन कौन? एक होता है शुगर बेस, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है शुगर बेस और एक होता है नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? शुगर बेस, नाइट्रोजन बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग ध्यान से समझेंगे शुगर बेस क्या क्या होता है। शुगर बेस क्या कौन से होते हैं? शुगर बेस क्या होता है? शुगर बेस भाई दो होते हैं। एक होता है डाईऑक्सी। क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोज। नंबर 2 राइबोज। एक बार फिर से समझेंगे। न्यूक्लियोसाइड कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं शुगर बेस, एक होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर बेस की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, शुगर बेस दो होते हैं। एक होता है डाईऑक्सी राइबोज और एक होता है राइबोज। क्लियर है?
क्लियर है ना इतनी बात। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस का। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों नाइट्रोजन बेस का, ठीक है। नाइट्रोजन बेस पर आप लोग विचार करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन बेस मेरे भाई मेरे दोस्तों यह भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होता है? एक होता है प्यूरीन। क्या होता है? प्यूरीन। और एक होता है पाइरेडमीन। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 2, प्यूरीन और पाइरेडमीन। नाइट्रोजन बेस कितने? 2, प्यूरीन, पाइरेडमीन, ठीक है। प्यूरीन में क्या क्या आते हैं? तो वही जो न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज़ें हुआ करती थी ATGC, तो वही हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसमें 2 होते हैं प्यूरीन और 2 होते हैं पाइरेडमीन। कौन कौन से होते हैं? बस आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे इस प्रकार से याद करेंगे, ATGC। क्लियर? ATGC यानी हम कह सकते हैं, सीधे हम कह सकते हैं कि जो AG होता है, AG नहीं कहते हैं, AG प्यूरीन है। AG क्या है? प्यूरीन है। AG प्यूरीन। TC क्या है? पाइरेडमीन है। TC क्या है दोस्तों? पाइरेडमीन है। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन इसमें पाइरेडमीन नहीं है, कौन इसमें से पाइरेडमीन है, अगर पूछ लिया जाए आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें पाइरेडमीन नहीं है या है, अगर है पूछ लिया जाता है तो 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसमें से T और C में से कोई एक दिया जाएगा। तो उनमें से आप लोग बताएंगे। अगर मान लें 4 विकल्प दे रहे हैं, पूछा जाए कि इनमें से कौन पाइरेडमीन है, तो T रहेगा तो T को बताएंगे, C रहेगा तो C को बताएंगे। यानी ये दोनों होते हैं पाइरेडमीन और ये दोनों होते हैं प्यूरीन। ये दोनों पाइरेडमीन और ये दोनों होते हैं प्यूरीन। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार आप लोग यहाँ पर एक बात बताएंगे, क्या DNA से RNA बना सकते हैं? क्या DNA से RNA बना सकते हैं? क्या हम लोग DNA से RNA बना सकते हैं? चलिए हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, अगर यह है, अगर दोस्तों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर अगर यह DNA है, अगर यह DNA है, ठीक है, यह क्या है? DNA है। इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें। ये DNA हो गया। अगर हम लोग RNA कैसे बना सकते हैं? कुछ नहीं, बस ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, इससे मिटा दीजिए, मिटा देंगे, ठीक है ना। अब ये RNA हो गया। नीचे वाला हिस्सा मिटा देंगे तो RNA हो गया। नीचे वाला हिस्सा मिटा देंगे तो RNA हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर हम परिवर्तन करना चाह रहे हैं ATGC में, यहाँ पर ATGC में, तो इसमें क्या करना है? इसमें हम लोग कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, अगर ATGC है तब यह क्या है? यह क्या है? यह है DNA। देखिए, अगर ATGC है तब इसे कहते हैं, यह है DNA। DNA में क्या होता है? ATGC। DNA ATGC होता है DNA में। अगर हम यहीं पर, अगर हम लोग यहीं पर, अगर हम यहीं पर T के स्थान पर U लगा देते हैं तो क्या बनेगा? AUGC। तो T के स्थान पर हम U लगा देंगे तब इसे कहते हैं RNA। अगर ATGC है तब यह क्या है? DNA है। अगर T के स्थान पर हमने U लगा दिया तब इसे क्या कहते हैं? RNA कहते हैं। क्लियर है?
क्लियर है ना इतनी बातें। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आरएनए के बारे में। ठीक, अगर हम लोग आरएनए की बात करें दोस्तों, अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं दोस्तों, तो आरएनए कितने होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, आरएनए के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आरएनए अगर आरएनए की हम लोग बात करें, आरएनए की बात करें दोस्तों, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है डीएनए में। कहाँ होता है, डीएनए।